चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में लोग पॉलिटेक्निक और आईटीआई में रसायन शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कई बार पूछा गया। याद रखिएगा, और यहाँ से 10 या 20 प्रश्न लड़ने की गारंटी मैं लेकर चलूंगा। 30 प्रश्न मैं कराऊंगा रसायन शास्त्र का, जिसमें ज्यादा प्रश्न आपको लड़ने के चांसेस बनते हैं। इसलिए ध्यान से पॉलिटेक्निक और आईटीआई का जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं वो ध्यान से रसायन शास्त्र के इस क्वेश्चन को आप समझेंगे ध्यान से। देखिए, पहला क्वेश्चन आप देखिए, स्क्रीन पर भी आपको क्वेश्चन दिखाई दे रही होगी। पहला क्वेश्चन है कि हैलोजन की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। देखो, हैलोजन के एक सदस्य का मैं नाम ले रहा हूं जिसका नाम क्लोरीन होता है। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 17 होती है। तो बोल रहा है कि इसके बाह्यतम कक्ष में कितने परमाणु होते हैं, यानी हैलोजन का जो भी सदस्य होता है उसके बाह्यतम कक्ष में कितने परमाणु होते हैं। याद रखिएगा, बाह्यतम कक्ष में यहां से निकाले 2 8, तो इसके बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। क्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सब क्या होता है? ये हैलोजन के सदस्य होता है। हैलोजन के, ठीक है ना, हैलोजन के सदस्य होते हैं। पूछेगा क्लोरीन किसका सदस्य है, हैलोजन के। आयोडीन किसका सदस्य है, किसका आयोडीन किसका सदस्य है? तो भी हैलोजन का ही सदस्य है। किसका है? हैलोजन का ही सदस्य है। आप पूछेगा हैलोजन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बाबू 7 होते हैं। इसमें से ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी हो जाएगा, 7, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी में किसी आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है। देखो, वो आवर्त सारणी आप जब पढ़ेंगे ना तो उसमें आवर्त सारणी में क्या होता है, वर्ग जो होता है ना 18 होता है। खरा खरा वर्ग उसमें देखेंगे, वर्ग स्तंभ देखेंगे तो कितना होता है? 18 होता है। लेकिन अगर उसमें आवर्त की संख्या देखेंगे 36 की संख्या देखते हैं तो 7 होती है। तो क्वेश्चन करेगा, क्वेश्चन आपसे कर सकता है कि आधुनिक आवर्त सारणी, मतलब अभी का जो आवर्त सारणी बनाया गया है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या या 36 कतारों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। अब वही पूछेगा स्तंभों की संख्या या वर्गों की संख्या कितनी होती है, तो 18 होती है। तो सबसे अंतिम नंबर में जो तत्व आते हैं वो होता है हीलियम, होता है He होता है। सबसे अंतिम वर्ग में आता है हीलियम आता है। तो वही क्वेश्चन किया है कि आवर्त सारणी में किसी आवर्त का अंतिम सदस्य कौन होता है, तो उसमें हीलियम होता है। ऑप्शन आप बी मारिएगा, ठीक है ना। और इतना आपको याद रखना है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी बनाया गया है वो द्रव्यमान को परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बनाया गया, परमाणु संख्या के आधार पर नहीं, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बनाया गया। तो ये भी क्वेश्चन करता है कि आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बनाया गया, चाहे किस आधार पर वर्गीकृत किया गया, तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर करी गई है, ठीक है ना। तो ये जो 2 नंबर प्रश्न है उसमें बी आपका सही हो जाएगा। 3 नंबर बोल रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। देखिए, अभी आगे गया क्वेश्चन कि तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है आधुनिक आवर्त सारणी में, तो कौन सा भैया? तो परमाणु द्रव्यमान है। इसमें से ऑप्शन आप देखिए ना, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार एक ही होता है। तो इसमें से ऑप्शन आप बी मारेंगे, परमाणु भार, ठीक है। क्या मारेंगे? परमाणु भार, परमाणु संख्या नहीं, परमाणु भार मारेंगे। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, 33 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन उपचयन अभिक्रिया नहीं है। 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं, 4 ऑप्शन आपको दिया है स्क्रीन पर। बता रहे निम्नलिखित में कौन उपचयन अभिक्रिया नहीं है। उपचयन का मतलब ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का संयोग होता है और हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। तो भैया यहाँ पर जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ये दोनों उपचयन अभिक्रिया है। लेकिन यहाँ जो ऑप्शन ई है, ऑप्शन ई ऑक्सीजन का निष्कासन, तो उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का निष्कासन नहीं होता है। जबकि ये बोला कि निष्कासन होता है, तो यहाँ उपचयन अभिक्रिया कौन नहीं होगा? ऑप्शन ई नहीं होगा। जबकि ऑप्शन सी और ऑप्शन डी धातुओं का निष्कासन, अधातुओं से संयोग, ये आपका कौन सा है? तो ये भी आपका एक उपचयन अभिक्रिया है। यानी ऑप्शन ए से लेकर डी तक सही होगा, लेकिन ऑप्शन ई आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका ई इसमें सही हो जाएगा। ऑक्सीजन का निष्कासन नहीं होता, ऑक्सीजन का संयोग होता है और हाइड्रोजन का निष्कासन होता है उपचयन अभिक्रिया में, ठीक है। अब यहाँ देखिए 35वां क्वेश्चन है, बोल रहा है कि किसी यौगिक के अणु में एक द्विबंध, मान लो कोई भी यौगिक है या मान लो कार्बन के बीच डबल बंध आपको दिखाई दे रहा है, तो डबल बंध कब होंगे? कितने इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के बाद होंगे? तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का जब स्थानांतरण होता है तभी जाकर डबल बंध बनते हैं। तो वही पूछा है कि एक द्विबंध कब बनता है। तो ऑप्शन इसमें आपका 2 युग्मों का साझा हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी आप लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों के 2 युग्मकों की साझेदारी हो जाएगी। यानी कोई भी तत्व या यौगिक या अणु अपने बीच डबल बॉन्ड कब बनाएगा? जब 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तब जाकर वो डबल बॉन्ड बनाती है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी मारिएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अब देखिए बाबू 36, यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है ना आपका, यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। बोले ताप एवं दाब की समान अवस्थाओं में एक ही सच्छिद्र बर्तन से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के संयोग, हाइड्रोजन के विसरण की गतियों का अनुपात हमें दिखाना है। हाइड्रोजन के गतियों का हमें अनुपात दिखाना है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आप स्क्रीन पर इस क्वेश्चन को देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ बोला हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के हमें क्या करना है?
ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का हमें निकालना यहाँ निकालने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन समझ लीजिए एक बार ध्यान से। क्वेश्चन था आपका कि यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की गतियों का अनुपात हमें दिखाना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो गति का अनुपात है वो क्या हो जाएगा। तो गति का अनुपात को हम लोग R1/R2 लेकर चलते हैं, ठीक है ना। R1/R2 और रूट अंतर हो जाएगा M1/M2। M1 M2 क्या है, M1 नहीं M2 लेकर चलेंगे, M2/M1। यहाँ पर M2 क्या है, तो भाई M2 आपका है दूसरे तत्वों का द्रव्यमान, और यहाँ पे M1 क्या है, तो पहले तत्वों का द्रव्यमान। यहाँ R1 R2 क्या है, तो आपका जो तत्व है उसके गति का अनुपात है। याद रखिएगा ये सूत्र लगाई जाती है, गतियों का अनुपात के लिए सूत्र लगाए जाते हैं, रूट अंडर M2/M1 हो जाता है। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन का एगो परमाणु भार होता है, मतलब एगो ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, 2 गो होता है 32 हो जाएगा। हाइड्रोजन का एक होता है, 2 का 2 हो जाएगा। यानी अगर यहाँ पर लेकर चलते हैं तो रूट अंदर M2 का मान, ये दूसरा जो तत्व ऑक्सीजन इसका मान 32 लेकर चलेंगे। M2 का मान मतलब ये पहला तत्व ऑक्सीजन है और दूसरा तत्व हाइड्रोजन है, तो दूसरे तत्व का मान आपको पहले रखना है 2 अब बटा M1 का मान यहाँ 32 रखेंगे। अब इसको काट कर पुट करिए, 2 एकम 2, 16 दूना 32, तो रूट अंदर आपको निकल गया 1/16। 16 का रूट करेंगे 1 का 16 का रूट निकल जाएगा 4। यानी R1 R2 का अनुपात 1 हमारा क्या निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा। यानी यहाँ पर गतियों का अनुपात 1 आपका 4 निकल जाएगा। कुछ नहीं किया है, ऑक्सीजन का भार निकालिए, हाइड्रोजन का भार निकालिए। यहाँ पर ऑक्सीजन पहला तत्व और हाइड्रोजन कौन सा, दूसरा तत्व है, तो दूसरे तत्व का अनुपात बटा पहले तत्व का अनुपात, रूट अंडर कर दिए, क्रिया कर दिए, 1:4 इसका आंसर निकल गया। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, इसका ऑप्शन कौन सा सी हो जाएगा बाबू, इसका ऑप्शन 1:4 ऑप्शन ए सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, 7वां क्वेश्चन है, किसी गैस का 27 डिग्री सेल्सियस पर आयतन 300 मिली है, दाब को स्थिर रखते हुए गैस का तापक्रम 170 डिग्री बढ़ा दिएगा तो गैस का आयतन क्या होगा। देखो कहने का मतलब समझो, जब गैस का जो तापमान है वो 27 डिग्री सेल्सियस पर 300 आयतन हो जाता है, यानी 300 वॉल्यूम का हो जाता है। यानी अब 27 डिग्री को आप इस सेल्सियस में केल्विन में आप चेंज कर दीजिए, क्योंकि देखो इसका सूत्र लेकर चलेंगे हम लोग, सूत्र लेकर चलेंगे T/V बराबर ऐसा ही T/V, यानी पहले के लिए T1 T2 लगा लेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर पहले समझिए इस चीज को क्या है, इस चीज को हम लोग ध्यान से पहले समझते हैं इस चीज को, ठीक है ना। यहाँ समझो, बोले 27 डिग्री सेल्सियस पर 300 वोल्ट है, तो बताना है 300 मतलब वोल्ट है, आयतन है उसका, तो 127 डिग्री सेल्सियस पर उसका आयतन कितना होगा हमें ये ज्ञात करना है, ठीक है ना। कहने का मतलब बस इतना है कि जब तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है तब उसका आयतन जो है ना 300 वोल्ट है, ठीक है ना। तो बोले कि 127 डिग्री सेल्सियस पर उसका आयतन कितना हो जाएगा, तो बाबू वही सूत्र लगाएंगे V1/T1, ठीक है ना। V1/T1 आप बराबर V2/T2। ये आप सोचेंगे कि क्या है, तो पहला जो आपके पास आयतन है या जो तापमान है उसका अनुपात करेंगे आयतन बटा तापमान, जो दूसरा आपका है तो उसका भी आयतन बटा तापमान हम लोग करेंगे। सूत्र ही होता है ये, आयतन समानुपाती होगा तापमान के, ताप बढ़ेगा आयतन बढ़ेगा, ठीक है ना। आयतन बढ़ेगा तो ताप बढ़ेगा, तो वही V1/V2 पहले के लिए और दूसरे के लिए बराबर करके चलेंगे। अब यहाँ समझिए जो आपके पास तापमान है ना, ये डिग्री सेल्सियस में इसको केल्विन में चेंज करेंगे, तो आप किसी भी डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए हम लोग उसमें 273 से गुना करते हैं। तो जैसे इसमें 273 से गुना करेंगे ये 300 डिग्री, 300 क्या निकल जाएगा, ये फॉरेन 300 आपको ये फॉरेन हाइट में निकल जाएगा। सेल्सियस को फॉरेन हाइट में मैंने कन्वर्ट कर दिया। अगर यही 127 को लेकर चलेंगे तो इसमें भी 273 से आप गुना करेंगे तो 400 फॉरेन हाइट निकल जाएगी। यानी टी का मान मैंने डिग्री सेल्सियस को किसमें चेंज कर दिया, फॉरेन हाइट में चेंज कर दिया। अब चलिए V1 का मतलब पहले का आयतन कितना है 300 है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए पहले का आयतन 300, अब पहले का तापमान कितना है तो 300 है, 300 F है, ठीक है ना। बराबर V2 का मान तो है नहीं, यही तो हमें निकालना है। यहाँ पर 400 कर देंगे, ये 300 तो 300 कटी से यहाँ पर सिर्फ बचेगा एक ना बचेगा, इधर 400 को इधर ला देंगे। यानी अगर देखी जाए यहाँ पर दूसरे का जो आयतन है, दूसरे जो तापमान है उसका आयतन 400 वोल्ट निकलेगा। कितना निकलेगा 400 वोल्ट। अब सोच रहे होंगे मैंने कैसे किया, देखो बाबू पहले प्रश्न को पकड़ो। प्रश्न कह क्या रही है, प्रश्न कह रही थी एक तापमान है जिसका आयतन समझो कि 300 वोल्ट है, पहले का तापमान, ठीक है ना। बोले कि 127 डिग्री सेल्सियस जब तापमान कर दिए जाएंगे तो उसका आयतन कितना होगा। तो भैया ये सूत्र V1/V2, जैसे जैसे आयतन बढ़ेगा वैसे वैसे तापमान बढ़ेगा, जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे उसका क्या बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा। तो सूत्र लगा दिया V1/T1, यानी आयतन बढ़ेगी तो तापमान बढ़ेगी, तापमान बढ़ेगी तो आयतन बढ़ेगी। तो बस इतना मतलब समझिए V1/T1 बराबर V2/T2। यहाँ पर सबका मान रख दिया, V2 का मान निकल गया तो आयतन पूछ रहा था। इसमें से ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा देख सकते हैं।
इसमें आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा 7 नंबर का, 400 मिलीलीटर आपका सही हो जाएगा। इसमें से ऑप्शन 400 देखो 20 सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन इसमें 20 सही होगा आपका 400। कितना होगा? 400 सही होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, तो बताना वो क्या होगा। अब देखो ये क्वेश्चन कितना मजेदार क्वेश्चन दिया। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, तो बताना ये क्या होगा। धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है, तो पहले ये समझो 2 8 10 और 2 कितना हो गया 12। 12 नंबर पर कौन आता है? मैग्नीशियम आता है। 11 नंबर पर सोडियम आता है, 12 नंबर पर मैग्नीशियम आता है, 13 नंबर पर एल्युमिनियम आता है। ये तीनों क्या है? धातु है। तो वही बोल रहा है कि जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, तो ये क्या होगा? तो एक धातु होगा। इसमें से ऑप्शन आप देख लीजिए, ऑप्शन कौन सा मारिएगा? बी मारिएगा, ठीक है ना। स्क्रीन पर क्वेश्चन भी आप देख रहे होंगे, ठीक है। इसमें ऑप्शन क्या मारना है? धातु मतलब बी मारना है। अब यह 9 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 9 नंबर है कि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23, परमाणु संख्या 11 है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का क्या होगा? बोला ये किस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का क्रम आपको बताना है। तो क्वेश्चन क्या करिए, क्वेश्चन पकड़ लो पहले बाबू। क्वेश्चन पकड़ लोगे आंसर निकाल लोगे, क्वेश्चन नहीं पकड़ोगे नहीं निकल पाएगी। बोल रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन समझो, यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन, परमाणु द्रव्यमान आपको दिया था, द्रव्यमान को हम लोग ए लेकर चलते हैं, ठीक है ना। परमाणु द्रव्यमान कितना दिया है? 23 दिया है। अब परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या यानी न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या आपस में बराबर होती है, परमाणु संख्या भी आपस में बराबर होती है। तो परमाणु संख्या को हम लोग जेड लेकर चलते हैं। इसका मान कितना दे दिया है? 11 दे दिया है। परमाणु संख्या कितना दे दिया? 11 दे दिया। तब बोल रहा है हमें कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याएं क्रमशः बतानी है। आपके पास 5 ऑप्शन दिए, ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली बात है न्यूट्रॉन की संख्या अपन निकालेंगे n, तो n का सूत्र हो जाएगा a घटावे z होता है, ठीक है ना। n का सूत्र हो जाता है, यानी द्रव्यमान अगर निकालना हो तो द्रव्यमान का सूत्र होता है z प्लस n हो जाती है, ये द्रव्यमान का सूत्र होती है, ठीक है ना। तो हमें द्रव्यमान निकालना नहीं, हमें तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है, तो n बराबर a घटावे z हो जाएगा। तो a का मान देख सकते हैं 23 है और घटावे जेड का मान कितना है? 11 है, तो घटाएंगे कितना आ जाएगा? 12। यानी न्यूट्रॉन का जो मान है, न्यूट्रॉन का जो मान है वो 12 आपका आ गया। अब समझाते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर न्यूट्रॉन का पूछा था, फिर प्रोटॉन का पूछा था। तो इलेक्ट्रॉन देखो, इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया? यहाँ एन लेकर चले, यहाँ ई लेकर चल रहा है। इलेक्ट्रॉन का मान कितना? 11। न्यूट्रॉन का मान कितना हो गया? 12। अब प्रोटॉन का भी मान कितना हो गया? 11। यानी अगर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन का क्रम चलेंगे तो 11 12 11 चलेगा। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? देख सकते हैं आपका ऑप्शन 11 12 11 11 12 11 ऑप्शन आपका है ई नंबर ऑप्शन है। ऑप्शन कौन सा? ई मारेंगे। मैंने कुछ नहीं किया, द्रव्यमान दिया था ए ले लिया, उसके बाद इलेक्ट्रॉन संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, यानी ई बराबर पी, और ये सब परमाणु संख्या के बराबर होते हैं। ये क्या किसके बराबर होता है? परमाणु संख्या के बराबर होते हैं बाबू। जेड को क्या परमाणु संख्या, तो इन तीनों का मान 11 ही होगा। तब एन न्यूट्रॉनों की संख्या का सूत्र लगा दिया ए माइनस जेड। ए का मान 23 है, देख सकते हैं। उसके बाद जेड का मान 11 घटा दिया 12, यानी एन न्यूट्रॉन का मान 12 निकल गया। तो एन ई एन पी का मान निकालना था। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, एन का मतलब प्रोटॉन, और एन का मतलब न्यूट्रॉन और पी का मतलब प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मान, न्यूट्रॉन का मान, प्रोटॉन का मान रख दिया। तो इस क्रम में हमने चली आई है, ठीक है। तो ऐसे आपको दिमाग लगा के बनाना है, सारे प्रश्न पर दिमाग आपको यूज करना है, बस इससे ज्यादा आपको चीज यूज नहीं करनी है, ठीक है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, अगला प्रश्न आप 10 नंबर इसका देख सकते हैं कि बोले कैल्शियम कार्बोनेट को तप्त करने पर यह अभिक्रियाएं होती है, तो बताना है कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट यदि बन रही है तो कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट बनने में कैल्शियम ऑक्साइड का कितना द्रव्यमान खर्च होगा। अब इस क्वेश्चन को समझ ले, ये भी रोचक एक तरह से क्वेश्चन है, ठीक है ना। बोल रहा है कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ जाती है, CaCO3 को जब तोड़ी जाती है तो CaO प्लस CO2 बन जाता है। तो इसका जब द्रव्यमान आप निकालेंगे ना, तो ये 100 ग्राम द्रव्यमान इसकी निकल जा रही है। तब बताना है कैल्शियम ऑक्साइड का द्रव्यमान कितना होगा। तो कैल्शियम का मान भी दिया, आप देख सकते हैं कैल्शियम का मान कितना दिया है? 40 दिया है। ऑक्सीजन का कितना होगा? 16 होगा। तो कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। यानी कैल्शियम कार्बोनेट के 100 ग्राम में अगर देखी जाए तो कैल्शियम ऑक्साइड कितना बनता है? 56 ग्राम बनता है। इनका परमाणु द्रव्यमान आप देख सकते हैं, Ca का मान 40 दिया है, कार्बन का मान 12 दिया है, और ऑक्सीजन का मान कितना दिया? 16 दिया हुआ है। तो 3 × 48 12 60 है, इसका 40 होता है 100 हो जाएगा। यानी कैल्शियम कार्बोनेट का टोटल द्रव्यमान 100 हो जाएगा। तो बताना कैल्शियम ऑक्साइड जो बने उसका द्रव्यमान कितना होगा। तो उसका द्रव्यमान निकाल दिया 56 ग्राम। तो इसमें से ऑप्शन जो 56 मिलेगा उसमें टच कर लीजिएगा, ऑप्शन आपको 20 सही हो जाएगा, ठीक है। अगला 11वां प्रश्न आप देखिए, बोला हाइड्रोजन परमाणु में समान संख्या में पाए जाने वाले मौलिक कण कौन कौन से हैं। हाइड्रोजन परमाणु में कौन कौन से मौलिक कण पाए जाते हैं, हमें ये बताना है। तो देखो हाइड्रोजन कण हो तो उन सभी में मौलिक कण जो पाया जाएगा वो मौलिक कण होते हैं। मौलिक कण बोला हाइड्रोजन
समान संख्या में, तो समान संख्या वो हाइड्रोजन चाहे कोई भी हो, समान संख्या में मौलिक कण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ही पाया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपका कौन सा है देख लीजिए, ये ऑप्शन डी आपका प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन है। तो इसमें से ऑप्शन डी आप टच कर लीजिए, कौन सा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, अगला देखिए 42 नंबर, बोला कि 1 मोल सिल्वर में परमाणु की संख्या, सिल्वर में बोला परमाणु की संख्या कितनी होगी, 1 मोल सिल्वर है, 1 मोल सिल्वर Au है। ठीक है ना, इसमें बताना है कि कितनी परमाणु होंगी। तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं 1 गुना अवोगाड्रो संख्या, अवोगाड्रो संख्या क्या होती है 6.022 गुना 10⁻23 होती है, यानी 1 से गुना करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वही होगा 6.022 गुना 10⁻23, ये वाला मान होनी चाहिए। यानी 1 मोल अगर सिल्वर लेकर चलेंगे तो उसमें परमाणु की जो संख्याएं होंगी वो 6.022 गुना 10⁻23 हो जाएंगी। इसमें ऑप्शन दे सकते हैं, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऐसे 43वां क्वेश्चन बोला है कि नाइट्रोजन का कौन सा यौगिक उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है। नाइट्रोजन का नाम सुने ना, परमाणु संख्या 7 होती है। ठीक है ना, परमाणु संख्या 7 नंबर पर आती है, कार्बन के बाद वही आती है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन 7 नंबर पर आती है बेचारा। अब परमाणु संख्या 14 होती है इसकी। अब यहाँ समझो ध्यान से 14-15 के आसपास होती है। बोला कि नाइट्रोजन के लिए कौन सा उर्वरक बनाई जाती है, तो इसमें ऑप्शन जो दिया है उसमें अगर देखते हैं तो नाइट्रोजन से जो खाद खड़ी बनाई जाती है उसके अनुसार अगर खाद खड़ी हम देखते हैं तो अमोनियम सल्फेट जो है ना, अमोनियम सल्फेट NH3SO4 इसको मैं बोल सकता हूँ, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट जो होती है ये नाइट्रोजन से बनती है। ये उर्वरक मतलब एक खाद खड़ी का काम करती है। उर्वरक का मतलब क्या होगा, खाद हो गया। तो यहाँ पर नाइट्रोजन जो दिया उससे कौन सा उर्वरक बनेगा, तो जो ऑप्शन दिया उसमें से अमोनियम सल्फेट मार लीजिएगा। 44वां प्रश्न है, निम्नलिखित यौगिकों में कौन एरोमेटिक कार्बन है। देखो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन का नाम सुने होंगे C6H6। ये क्या होता है, बेंजीन का सूत्र होता है। पूछेगा बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6। ये जो बेंजीन होता है ना बाबू, ये होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। अब वही खाली पूछेगा हाइड्रोकार्बन कौन है, तो जिसमें हाइड्रोजन कार्बन की मात्रा पाई जाती है, बस इतना आपको याद रखना है। तो यहाँ पर समझने वाली बात आपके लिए क्या है, इस पर फोकस करिए जरा सा आप कि कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो आप बेंजीन मारिएगा, ऑप्शन देखिए बेंजीन का सूत्र C6H6 होता है। तो इसमें से ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी से हो जाएगा बेंजीन। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन है, सिर्फ हाइड्रोकार्बन पूछ रहा है। तो हाइड्रोकार्बन यहाँ ब्यूटेन जो है ना C4H6, H10 होता है, शायद H10 होता है। ये जो ब्यूटेन होता है ना बाबू, ये ब्यूटेन जो होता है ना, ये ब्यूटेन एक हाइड्रोकार्बन होता है। क्यों, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और कार्बन पाई जाती है। और सब जो ऑप्शन दिए वो क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोबेंजीन है, अल्कोहल है, एसिटिक अम्ल है। तो ये सब जो चीज है ना, इस सब में हाइड्रोजन और कार्बन उतना नहीं पाया जा रहा है, इसके अलग भी पाई जा रही है चीजें। ठीक है ना, यहाँ पर जो ब्यूटेन है इसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन पाई जा रही है। तो हाइड्रोकार्बन कौन है, तो ये आपको ऑप्शन ए मार लीजिएगा। ठीक है, देखो 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन यौगिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बोल रही है। तो यहां से समझने वाली बात है, हाइड्रोकार्बन ही एक तरह से आपको बोल रहा है, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हमें देखकर चलना है। ठीक है ना, तो एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन होता है वो होता है, देखो इसका सूत्र चलता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का CnH2n चलता है। ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का सूत्र अगर लेकर चलेंगे तो ये चलेगा। यानी अगर मान लीजिए H का मान 2 लेकर चले, C का मान 2 लेकर चलेंगे तो C2H4 हो जाएगा। इसमें ऑप्शन देखिए C2H4 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा C2H4, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। 46 आप देख सकते हो ऑप्शन क्वेश्चन जो आपका 16 नंबर उसको ऑप्शन डी मारिएगा, कौन सा C2H4 मारिएगा। ये क्या होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। अब 47वां प्रश्न है, कठोर जल में किसकी उपस्थिति होती है। देखो कठोर जल जो होती है ना उसमें साबुन कैसे बनता है, सोडियम कार्बोनेट से, Na2CO3 की इसकी उपस्थिति के कारण जल क्या होता है, कठोर हो जाता है। ठीक है ना, किसकी, तो Na2CO3 की वजह से जल क्या होता है, कठोर हो जाता है। तो कठोर जल में किसकी उपस्थिति होती है, तो सोडियम कार्बोनेट की उपस्थिति होती है, या सोडियम कार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो इसमें से ऑप्शन आपको सोडियम कार्बोनेट नहीं दिया हुआ है, देख सकते हैं ऑप्शन में सोडियम कार्बोनेट दिया हुआ है, सोडियम कार्बोनेट नहीं दिया हुआ है। कठोर जल में किसकी उपस्थिति होती है, देखो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट जब ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तब हम लोग ऑप्शन यहाँ पर सोडियम क्लोराइड मार सकते हैं। क्या मार सकते हैं, सोडियम क्लोराइड हम लोग यहाँ पर सोडियम क्लोराइड हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इस चीज को हम लोग फिर से एक बार ध्यान से समझते हैं। देखो ऑप्शन जो दिया है उसके अनुसार हम लोग काम करते हैं, एक्स्ट्रा नहीं चलेंगे। देखो अगर सोडियम क्लोराइड बोले, पूछेगा कि कठोर जल में किसकी उपस्थिति होती है, तो कठोर जल में सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट भी होता है, लेकिन यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा दिया है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बोला, बाई का मतलब कितना, 2 में चला है। जैसे आप पढ़े होंगे सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र NaOH
सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र आपको याद होनी चाहिए, NaHCO3 होता है, ये होता है NaHCO3, ठीक है ना। वैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट को बोला था CaHCO3, ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट दिया है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कैल्शियम बाइकार्बोनेट यूज करेंगे। तो बस इतना सब, जो कठोर जल जो होती है ना, उसमें पाई जाती है कौन सा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो यह जो ऑप्शन दिया है, देखो सिर्फ समझने का फेल हो रही है, मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ विस्तार से, ताकि जो ऑप्शन नहीं दिया है ना, एग्जाम में हार्ड क्वेश्चन ही करेगा, सिंपल मीडियम तनी मनी हार्ड क्वेश्चन करता है बाबू, एकदम मीडियम क्वेश्चन में हार्ड करता है। तो यहाँ पर किया क्या है, ससुरी किया क्या है कि Na2CO3 ये जल में पाई जाती है, कठोर जल में ये पाई जाती है, लेकिन ये ऑप्शन ही नहीं दिया है। तब क्या मानेंगे, कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट मानेंगे। ऑप्शन हम लोग का कौन सा हो जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन देखिए आपका कौन सा, बी से हो जाएगा, ठीक है। उदासीन जल का पीएच मान क्या होता है, सबको जानता है, पीएच बराबर 7 होनी चाहिए, यानी 7 आपका ऑप्शन होगा, डी आपका ऑप्शन सी होगा। आगे सोडा अम्ल अग्निशामक, देखो सोडा अम्ल जो अग्निशामक होती है, अग्निशामक कोई भी हो, चाहे सोडा अम्ल का हो, उन सभी से जो गैस निकलती है वो हाइड्रोजन गैस निकलती है, H2। वही पूछ रहा कौन सा गैस निकलती है, तो आंख मूंद कर मारिएगा, हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन डी से हो जाएगा। आगे देखिए 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा गुण तांबे में नहीं पाया जाता है। तांबा का नाम सुना है, जिसका सूत्र Cu होता है। तो तांबा से हम लोग क्या कर सकते हैं, पतला पतला तार नहीं निकाल सकते हैं। तो इसमें से ऑप्शन आपका हो जाएगा सी सही होगा, इससे तार खींचा जा सकता है, इससे ये तार नहीं खींचा जा सकता है, ये गुण इसमें नहीं पाया जाता है। इसमें से ऑप्शन सी आपका सही होगा, ठीक है। आगे देखिए किस नंबर है, स्टेनलेस स्टील में लोहे के अलावा कौन सा धातु पाया जाता है। देखो स्टेनलेस जो स्टील होता है, स्टील का नाम सुने होंगे, वो भी कौन सा स्टील, स्टेनलेस जो स्टील होता है, उसमें कौन कौन सी मात्राएं पाई जाती है। तो याद देखिएगा, जो आपको ऑप्शन दिया उसमें ऑप्शन आपका ए सही होगा, क्रोमियम और निकेल। जो क्रोमियम होता है, जो निकेल होता है, यही दोनों की मात्राएं क्या होती है, पाई जाती है, ठीक है ना। किसमें, स्टेनलेस स्टील में पाई जाती है। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। आगे है आपका 22 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। तो जो भी आपको दिया, फिटकिरी, पीतल, स्टेनलेस स्टील, ड्यूरेलुमीन, या इनमें से कोई नहीं, तो इन सभी में जो आपका लिखा ना ड्यूरेलुमीन, ये इसी में एल्युमिनियम की मात्राएं पाई जाती है, जो आपका है यहाँ पर देख सकते हैं ड्यूरेलुमीन, ठीक है ना। ड्यूरेलुमीन में क्या होता है, एल्युमिनियम एल की मात्राएं पाई जाती है, इसकी परमाणु संख्या 13 होती है। तो किस एल्युमिनियम का मिश्र धातु जो आपको ऑप्शन दिया है, उसमें से ऑप्शन कौन सा आपका सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन कौन सा आपका डी सही हो जाएगा, ड्यूरेलुमीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 53 नंबर, बोला पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड जो सीमेंट होती है उसमें एल्यूमिनेट और सिलिकेट किसका मिश्रण होता है। तो कैल्शियम का मिश्रण होता है। जो ऑप्शन दिया उसमें सी मारेंगे, मतलब क्या मारेंगे, कैल्शियम मारेंगे आंख मूंद कर। मेरे कहने का बस मतलब आप समझो बाबू, समझो। बोल रहा है कि जो पोर्टलैंड सीमेंट पाई जाती है उसमें सिलिकेट या एल्यूमिनेट जिसका मिश्रण प्रयोग कर दिए थे वो बताना है। तो कैल्शियम का एल्यूमिनेट या कैल्शियम का सिलिकेट, इन दोनों के मिश्रण का प्रयोग कर जाती है पोर्टलैंड सीमेंट बनाने में। इसमें ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ए सही होगा। अब यहाँ पर देखिए आपका 24 नंबर प्रश्न दिया है कि बोले 10⁻⁻1 मोल, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्व करा रहा हूँ और आपको समझा रहा हूँ। समझना बाबू ध्यान से, देखो मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको समझा सकूं, बता सकूं। बोले कि 10⁻⁻1 मोल क्या है, NaOH है। ये क्या है, NaOH है। तो बताना इसका pH मान क्या होगा। तो यहाँ पर मोल का मान आपको कितना दिया, 10⁻⁻1 दिया हुआ है, दिया है कि नहीं दिया है। NaOH क्या है, एक क्षार है। तो क्षार का जो आपको ऑप्शन दिया उसमें अधिकतम ऑप्शन 14 है, अधिकतम मान 14 है। तो क्षार का जितना अधिक मान होगा ना वही क्षार को दर्शाता है। तो इसमें सबसे अधिक 14 है, तो इसको लेकर चलेंगे 10⁻⁻14। और यहाँ मोल क्या दिया, 10⁻⁻1 दिया। जब इसको भाग करेंगे तो 10⁻⁻13 निकलेगा, ये -13 इधर चलाएगा। लॉग का सूत्र आपको मालूम है ना, pH में सूत्र चलता है, pH में सूत्र चलता है -log H+ आयन चलता है। तो सोचो यहाँ रखेंगे तो माइनस जो होता है ना, ये H+ आयन का मान रखेंगे तो -13 बाहर निकल जाएगा, यानी ये सिर्फ +13 आपको निकल जाएगा। यानी अगर यहाँ पर pH मान देखेंगे इतना ग्राम, यानी 10⁻⁻1 मोल NaOH का अगर pH मान देखेंगे तो सिर्फ 13 निकलेगा। मैंने कैसे किया, तो अधिकतम जो pH मान दिया वो 14 दिया, अधिकतम pH मान 14 है। यानी यहाँ पर जो ये क्षार को दर्शा रही है, तो क्षार में अधिकतम मान उठाई जाती है। तो 10⁻⁻14 जो मात्रा दिया उससे मैंने भाग कर दिया, 10⁻⁻13 आ गई। इस -13 को इधर खींच लेंगे तो log 10 का मान 1 निकल जाता है। तो 10 से में कोई मतलब नहीं, सिर्फ इसके पावर से मतलब हो जाएगा। तो 13, यानी इसका अधिकतम मान कितना आएगा, 13 आएगा। इसमें से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 20 सही हो जाएगा कि 10⁻⁻1 मोल NaOH का जो pH मान होगा वो 13 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे 55 नंबर 15 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन देखिए
किसी बिलियन के 1 लीटर में विद्यमान विलेय के मोलों की संख्या कितने को क्या कहते हैं? देखो बाबू, 1 लीटर में यदि कोई 1 लीटर में यदि विलेय की मात्रा घुली है तो उसको मोलरता कहते हैं। लेकिन पूछेगा कि 1 केजी में अगर विलेय की मात्रा घुली है, देखो 1 लीटर पूछ रही है तो इसमें मोलरता आएंगी, ठीक है ना। और वही 1 केजी में पूछेगा विलेय की जो मात्रा घुली हुई है तो वहां पर मोललता आएंगी, मोललता आएंगी। तो 1 लीटर में पूछ रहा है तो इसका ऑप्शन मोलरता होगा, ऑप्शन बी सही होगा। आगे देखिए 26 नंबर बोले कार्बन की, देखो क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। कार्बन की दहन उष्मा 395 किलो जूल मोल है। शुद्ध कार्बन के 1 किलोग्राम को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत करने पर उष्मा की कितनी मात्रा मुक्त होगी? अब ये क्वेश्चन समझो, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और इस चैप्टर्स का जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ना, उसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन न्यूमेरिकल में समझो कि एक तरह से यही है। पहले क्वेश्चन समझो कह क्या रही है। 1 किलोग्राम यहाँ पर समझो 1 किलोग्राम बोल रहा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लेकर चला है, ठीक है ना, 1 किलोग्राम। पहले इस चीज को तो इस रिएक्शन को ध्यान से समझिए। आपका प्रश्न बोला था कि कार्बन का दहन कर रहे हैं, यानी कार्बन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे थे तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही थी, लेकिन वहां पर उष्माएं भी तो बन रही थी ना। उष्मा कितना बन रही है? बोले 395 किलो जूल उष्मा वहां पर बन रही थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर कार्बन का यदि द्रव्यमान लेकर चलते तो 12 ग्राम आपका कार्बन का द्रव्यमान निकल जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन बोला है कि 1 किलोग्राम यदि कार्बन यहाँ लेकर चलेंगे तब 1 ग्राम कार्बन का द्रव्यमान इतना निकल गया, 12 निकल गया। तो बोले कि 1 किलोग्राम कार्बन लेकर चलिए, तो लेकर चलिए जरा सा आप 1 किलोग्राम कार्बन, 1 केजी ग्राम कार्बन लेकर चल रहे हैं। 1 केजी ग्राम का मतलब कितना हो गया? 1000 ग्राम कार्बन लेकर चल रहे हैं। अब सोचिए 1000 ग्राम कार्बन है तो 1 ग्राम कार्बन का, एक कार्बन का द्रव्यमान कितना है? 12 है, तो इसमें 12 से डिवाइड कर देते हैं तो 1000 बटा कितना निकल जाएगा? 12 यहाँ पर निकल जाएगा ग्राम निकल जाएगा, ठीक है ना। मैंने इसमें क्या किया? सिर्फ 12 से डिवाइड किया। देखो क्वेश्चन बोल रही है कि 1000 ग्राम कार्बन आपको, यानी 1 किलोग्राम कार्बन में दिखाना है कि उसका द्रव्यमान कितना आ रही है, उसकी मात्राएं कितनी आ रही है, ये हमें दिखाना है। तो पहले 1 किलोग्राम कार्बन को मैंने 1000 में कन्वर्ट कर दिया, यानी आपका 1000 ग्राम कार्बन हो गया। अब यहाँ पर 1 कार्बन का द्रव्यमान कितना? 12, तो 12 से मैंने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर जो भी आई तो बताना है कि इतना कार्बन बनाने में कितना ऊर्जा खत्म होगी। तो सोचो एक कार्बन बनाने में इतना खत्म है, तो इतना बनाने के लिए इस ऊर्जा से हमें गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1000 बटा 12 गुना 395 यहाँ पर लिख सकते हैं। समझ में आ रही है? सोचो एक कार्बन को बनाने के लिए 395 ऊर्जा, एक कार्बन का जब दहन किया गया तो 395 किलो जूल ऊर्जा खपत हो रही है, चाहे उत्पन्न हो रही है कि नहीं है? उत्पन्न हो रही है। तो अब बताना है कि 1 किलोग्राम कार्बन बनाने में, यानी इतना कार्बन बनाने में कितनी ऊर्जा खत्म होगी। तो इस 395 से गुना कर देंगे तो वही चीज है। अब 1000 से गुना करेंगे, फिर 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 32,916 आ जाएगा। यानी अगर देखी जाए तो 32,916 किलो जूल जो है ना ऊर्जा खत्म होगी 1000 ग्राम, 1000 यानी 1 किलोग्राम कार्बन का दहन करने के लिए कितनी ऊर्जा खपत होंगी? 32,916। पहले क्वेश्चन था कि एक कार्बन का जब दहन करी जा रही है तो 395 किलो जूल उष्माएं बन रही है। तब क्वेश्चन बाद में बोल दिया कि 1 किलोग्राम जब कार्बन लेके चलेंगे तब उसमें टोटल उष्माएं कितनी बनेंगी? तो 12,916 किलो जूल वहां पर उष्माएं बनेंगी। इसके लिए मैंने क्या किया? 1 किलोग्राम को 1000 में कन्वर्ट किया, फिर एक कार्बन से डिवाइड किया और जो टोटल आपको उष्मा दिया था उससे गुना कर दिया, आंसर निकल गया। तो 1000 का 395 से गुना करके आप 12 से भाग करेगा, आपका इतना निकलेगा 32,916। यहाँ देखिए ऑप्शन आपका कौन सा मिल रहा है? 32,916। आपका ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ई सही होगा, 32,916, ठीक है ना। इसका क्रिया करके आप देखिएगा इतना निकल गया। अगला क्वेश्चन आपको देखिए 27 में क्वेश्चन है कि बोला कि अभिक्रिया आपको दिया हुआ है, अभिक्रिया देख सकते हैं, ये अभिक्रिया दिया हुआ है H4N बॉन्ड O बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, ये वाला आपको अभिक्रिया दिया और इसको टूटने पर ये वाला देखिए बन रहा है H2N बॉन्ड CO बॉन्ड NH2। तो कुछ नहीं है, ये जो अवयव है वही अवयव यहाँ भी है, बशर्ते यहाँ का हाइड्रोजन टूट जा रहा है। 2 हाइड्रोजन देखिए, 2 हाइड्रोजन टूट कर यहाँ पर चलाया है, यानी देख सकते हैं यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यानी समान गुण है लेकिन अवयव थोड़ा सा टूटा है। तो समान जब अवयव टूटता है ना तो वो समावयी कहलाता है। इसमें से ऑप्शन आपका कौन सा? बी से हो जाएगा, समावयीकरण, ठीक है ना। क्योंकि देखो सेम एलिमेंट्स इधर भी है, सेम एलिमेंट्स इधर भी है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यहाँ पर CO था तो यहाँ भी CO है, लेकिन बशर्ते 2 हाइड्रोजन का क्या हुआ है? समझो कि स्थानांतरण हुआ है। 2 हाइड्रोजन 2 खुद अपने पास रख लिया, 2 नाइट्रोजन को दिया, देख सकते हैं H2N NH2 आपका बन गया है। तो ये समान समावयीकरण हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी से हो जाएगा। और यह जो 58 नंबर प्रश्न है वो बोला सहसंयोजकता में क्या होती है। देखो जो सहसंयोजकता पाई जाती है ना उसमें इलेक्ट्रॉनों का समान साझेदारी होगा, जितना इलेक्ट्रॉन मैं दूंगा किसी से उतना इलेक्ट्रॉन लूंगा। तो सहसंयोजकता में इलेक्ट्रॉनों का बराबर साझेदारी होता है, ऑप्शन बी आप मारिएगा इसमें, ठीक है।
अगला 59 नंबर, सबसे भारी कण कौन सा? देखो सबसे भारी कण न्यूट्रॉन होती है, उस पर कोई आवेश नहीं होता है, लेकिन सबसे ज्यादा भारी कण कौन होती है? तो वो होती है न्यूट्रॉन, ऑप्शन ई मारेगा। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है? देखो क्लोरोफॉर्म का सूत्र CCl4 होता है। क्या होता है? CCl4। और वही पूछे कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र क्या होता है? CCl3 होता है। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड होती है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही, ए सही हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको क्लियर करवा दिया। क्या क्लियर करवा दिया? मैंने आपको क्लियर करवा दिया 30 गो ऑब्जेक्टिव रसायन शास्त्र का क्लियर करा दिया। देखो बाबू, आपके लिए काफी मेहनत करी जा रही है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोचो, ये न्यूमेरिकल टाइप का, आपको पढ़ाने के लिए मुझे कितना पढ़ना पड़ता होगा, सारे क्वेश्चन को कितना डिस्कस करना पड़ता होगा, आप खुद समझ सकते हैं। आपको लग रहा है कि आपके लिए काफी मेहनत करी जा रही है, और ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता रहूं, तो इस वीडियो को यार शेयर करिए, थोड़ी सी सफलता मुझे मिल जाए यूट्यूब से, ठीक है ना। तो आप लोग सपोर्ट करिए, क्योंकि जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, और खुद जब तक मैं आपको सपोर्ट नहीं करूंगा आप भी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे क्या है, पूरक है। आप मुझ पर आश्रित है, मैं आप पर आश्रित हूँ, ठीक है ना। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसका कोई और टॉपिक स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।